हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी विक्रांत को भी एहसास हुआ जैसे कि कोई उसकी तरफ ही देख रहा है, और उसने चंद्रिका की तरफ देखा तो वो होश में आ चुकी थी और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ ही देख रहे थे। उसके चेहरे पर आई मुस्कान ने विक्रांत के दिल को छू लिया। इस अनोखे संबंध के साथ उनका संवाद शब्दों के परे था। तुम कौन हो, अब तो बता दो, और इस तरह गोद में उठाकर मुझे कहां पर ले जा रहे हो? चंद्रिका ने सुनहरे आवाज में पूछा। उसकी आंखों में चमक के साथ साथ थोड़ी उलझन भी नजर आ रही है। चंद्रिका की आवाज सुनते ही विक्रांत में बहुत ही मायूसी से कहा, फिर से वही सवाल? तुम होश में आने के बाद फिर से बेहोश होना चाहती हो क्या? तुम्हें पता है, तुम्हारी इन्हीं बातों से तंग आकर मैंने तुम्हें बेहोश किया था। और आप फिर से वही सवाल? मेरे पास इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन बस इतना समझ आ रहा है कि हम दोनों के बीच कुछ तो है, और अभी फिलहाल में बस तुम्हारी मदद कर रहा हूं। ये सब बहुत अजीब है। चंद्रिका ने कहा, ये सब बहुत अजीब है, परंतु मुझे भी लगता है कि हमारे बीच कुछ तो खास है जो हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। चंद्रिका ने वाक्य बात के बाद थोड़ी धीमी आवाज में कही थी, लेकिन फिर भी उसकी ये बात सुनकर विक्रांत अपनी जगह पर रुक गया और हैरानी से उसकी तरफ नजर घुमाकर देखते हुए विक्रांत बोला, क्या क्या कहा तुमने? क्या खास? कौन सा जुड़ाव? किस बारे में बात कर रही हो? चंद्रिका को अब जैसे ही एहसास हुआ कि वो विक्रांत की बाहों में है, वो तुरंत ही उतारने के लिए छटपटाते हुई बोली, कुछ नहीं, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं क्यों तुम कुछ भी सुन रहे हो, और हमें नीचे उतरो, हम खुद भी चल सकते हैं। वैसे भी वो नदी देखो सामने ही नजर आ रहे हैं। वो सिर्फ करीब नजर आ रही है, असल में वो करीब है नहीं, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें गोद में उठाकर चलने का। और वो तो बस मैं तुम्हें यहाँ पर जंगल में नहीं छोड़ सकता, इसलिए ही तुम्हें उठाकर लाना पड़ा। लो, अब खुद ही चल लो। इतना बोलते हुए विक्रांत ने चंद्रिका को तुरंत ही वहां जमीन पर उतार दिया और एक झटके से ही उससे पीछे हो गया। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि बहुत सारे लोग वहां उसे तरफ ही आ रहे हैं, और ये एहसास होते ही वो चारों तरफ गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगा, और चंद्रिका की तरफ से उसने अपना ध्यान पूरी तरह हटाने की कोशिश की। उसे समझ आ गया कि बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे हैं और उनके पास दिव्य शक्तियां भी हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमेशा ही विक्रांत को ये बात समझ में आ गई है। विक्रांत की काली शक्तियां दिव्य शक्तियों के सामने कमजोर पड़ती हैं, इसीलिए वो दिव्य शक्तियों के सामने नहीं जाता, और अभी भी उसने यही किया। उसे बात का एहसास होते ही वो वापस पीछे की तरफ मुड़ गया और वापस जंगल की तरफ ही जाने लगा। तभी चंद्रिका ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर नदी यहाँ से दूर है तो फिर हमें नदी तक कौन पहुंचाएगा? और अगर नदी के किनारे पर हमें कोई मिल ही नहीं तो हम राजमहल कैसे जाएंगे? विक्रांत ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, पहुंच जाओगी मेरे बिना भी, क्योंकि तुम्हारे लिए मदद पहले ही आ चुकी है, इसलिए जाएं और मेरे बारे में किसी को मत बताना। इतना बोलते हुए उसकी आवाज वहां से दूर और दूर जा रहे हैं और उसे जगह पर गूंज भी रही है। चंद्रिका जल्दी से आगे बढ़ी, वो उसे शायद कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तब तक को वो उसकी नजर से ओझल हो गया। तभी एकदम से वो सामने से आते हुए किसी से चंद्रिका एकदम ही टकरा गई। उसे अंधेरे की वजह से समझ में नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि शायद वो विक्रांत ही होगा जो पीछे मुड़कर वापस उसकी तरफ आया होगा। इसलिए वो थोड़ी सी खुश होकर उसकी आंखों में एक चमक आती है और वो बोली, वापस आ गए ना तुम? हमें पता था तुम हमें ऐसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे। इतना बोलकर बहुत ही खुश होते हुए चंद्रिका ने उसे तरफ देखा तो उसे एक साथ 4-5 लोग खड़े हुए नजर आए, जो कि उसकी तरफ से ही आ रहे थे, और वो जिससे टकराई थी वो भी एक नवयुवक था जो कि चंद्रिका की तरफ ही देख रहा था। क्या है ये सब, और कौन हो तुम लोग, और यहाँ क्या कर रहे हो? चंद्रिका अपनी जगह से पीछे होती हुई बोली, हम आपकी मददगार हैं राजकुमारी, आपको हमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम आपके यहाँ से बचाकर निकालने के लिए आए हैं। उन 4-5 लोगों की बातों में से एक ने आगे आता हुआ कहा। राजकुमारी की तरफ बढ़ते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन राजकुमारी नहीं चाहती कोई भी उसे छुए, तो राजकुमारी ने कहा, ठीक है, रुक जाओ वहीं। हमने कहा ना, हम सब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, तुम बस हमारे साथ चलो, तुम्हें सुरक्षित राजमहल पहुंचाने की जिम्मेदारी अब अपनी है। उस आदमी में चंद्रिका की तरफ देखते हुए कहा, तो चंद्रिका बहुत ही भरी निगाहों से उन लोगों की तरफ देखने लगी, और उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों पर भरोसा करे फिर नहीं।
वो लोग वहां से आगे आए और उनमें से एक लड़की ने चंद्रिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम हमसे डरो मत, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम्हारी ही नहीं, हम लोग सबकी मदद करते हैं, जिसे भी मदद की जरूरत होती है। और अभी तुम यहाँ पर मुसीबत में पड़ी हुई थी तो हम लोगों को आना पड़ा, लेकिन तुम बार बार उधर क्या देख रही हो, वहां पर तो कोई भी नहीं है। चंद्रिका बार बार एक तरफ ही देख रही है, तो एक लड़की ने भी उसकी नजरों का पीछा करते हुए मुड़कर उसे तरफ देखा और पूछा, बताओ भी मुझे, क्या देख रही हो तुम उस तरफ, हुई है क्या? नहीं, कोई नहीं है उधर। चंद्रिका ने धीरे से अपना सिर नहीं में हिला दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिसने उसे बचाया और यहाँ तक पहुँचने में उसकी मदद की, उसके बारे में उसे बाकी लोगों को बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो खुद ही उन लोगों के सामने नहीं आना चाहता था। इसलिए चंद्रिका भी चुप रह गई। कहानी जारी है। कौन है वो नए मददगार, और उन लोगों को देखकर तुरंत ही विक्रांत वहां से कहां चला गया? क्या वो उन लोगों से डर रहा है या फिर ऐसे ही उनमें से किसी के भी सामने नहीं आना चाहता? और क्या चंद्रिका बताएगी उन सारे बाकी लोगों को विक्रांत के बारे में? जानने के लिए पढ़ते रहिए। इस कहानी के अलावा मेरी और कहानियां भी इस प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आप सब उन कहानियों को भी पढ़कर देख सकते हैं। उन सारी कहानियों के नाम हैं माई मिस्टीरियस हस्बैंड, माई बॉस इज माई सीक्रेट लवर, आवर अरेंज्ड लव, केज्ड इन डेविल्स लव, सीक्रेट बिलियनेयर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 48 राजमहल में। चंद्रिका जैसे ही सैनिकों और रक्षक दल के कुछ लोगों के साथ महल के अंदर आई, उसके आने के बारे में सभी को पता चल गया था। और चंद्रिका की आने की खबर मिलते ही वसुंधरा सबसे ज्यादा खुश थी। वीरेश के चेहरे पर भी एक संतोषजनक मुस्कुराहट नजर आ रही थी, क्योंकि आखिर उसने अपने दोस्त के जरिए वहां आश्रम में संदेश भेज दिया था, और उसके वहां पर बिना जाए भी उन लोगों को इस बारे में पता चल गया। वो राजमहल के अंदर आई और सीधे वसुंधरा के कमरे की तरफ ही जा रही थी। इसी बीच रानी माँ जल्दी से भागते हुए उसकी तरफ आई और उन्होंने चंद्रिका को अपने गले से लगा लिया, और वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो गईं। महाराज भी वहां पर किनारे खड़े हुए हैं। इसके अलावा सैनिक सारे दरवाजे पर ही रुक गए, लेकिन रक्षक दल के 3-4 लोग चंद्रिका के पीछे ही वहां राजमहल के अंदर आया, और वो लोग चंद्रिका को बचाकर यहां तक लेकर आए हैं। इसलिए किसी ने भी उन्हें अंदर आने से नहीं रोका। असल में उन लोगों को वीरेश से भी मिलना है, और जो नकारात्मक शक्ति उन लोगों ने जंगल में वहां पर चंद्रिका के आसपास महसूस की थी, उसे बारे में उन लोगों को बताना है और आगाह करना है। चंद्रिका कहाँ रह गई थी आप? आपको इसीलिए महल से बाहर जाने को मना किया है। जितना खतरा राजकुमारी पर है, उतना ही खतरा आप पर भी है, लेकिन आपको समझ क्यों नहीं आता? रानी माँ ने चंद्रिका को डांटते हुए कहा, और चंद्रिका चुपचाप सर झुकाकर उनकी डांट सुन रही है, क्योंकि इस बार गलती सच में उसकी थी, और वसुंधरा भी वहां पर नहीं है, तो सारी डांट उसे अकेले ही सुननी पड़ रही है। राजा ने भी आगे जाकर चंद्रिका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, रहने दीजिए रानी, वैसे भी इसमें तो वसुंधरा के कहने पर ही उसका साथ दिया होगा, नहीं तो आप तो जानती ही हैं चंद्रिका कितनी अच्छी बच्ची है। उन दोनों के इस तरह से बिना बताए चुपचाप महल से जाने की वजह से सभी लोग गुस्से में थे, लेकिन गुस्से से भी ज्यादा उन सारे महल के लोगों को दोनों लड़कियों की फिक्र थी, और बस इसीलिए वसुंधरा को भी डांट सुननी पड़ी, और अभी चंद्रिका को भी। चंद्रिका के ही पीछे आश्रम के रक्षक दल के लोग भी खड़े थे, और उन्हें देखकर राजा के पीछे खड़े समर ने कहा, तुम लोग कौन हो और इस तरह से महल में कैसे अंदर आ गए? पहरेदार, तुम लोग किसी को भी चले आने देते हो? ये कैसे दिखने वाले लोग हैं? अजीब से कपड़े पहने हैं इन लोगों ने। और राजकुमार समर की ये बातें सुनने के बाद वो सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन सबको नहीं पता था कि यहाँ पर आने से पहले उन लोगों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, या तो फिर किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने अपनी तरफ से तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। वो लोग बस चुपचाप ही खड़े थे इस उम्मीद में कि राजा या कोई भी उनसे क्या फिर उन्हें वीरेश नजर आ जाए तो वो लोग उससे बात कर लेंगे, और वो लोग यहाँ तक बचा कर लाए थे, इसलिए वो कुछ भी तारीफ या इनाम नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके लिए ये उनका काम नहीं, उनका फर्ज है। समर के इस तरह से चिल्लाने पर राजा और रानी को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन दोनों को पहले ही इस बारे में सूचना दे दी गई थी। ये लोग वही हैं जो चंद्रिका को जंगल से ढूंढकर और बचाकर यहाँ तक महल में वापस लेकर आए हैं। इसलिए राजा ने समर को गुस्से में डांटते हुए कहा, चुप करिए राजकुमार समर आप।
वो सारे रक्षक दल के लोग हैं और वहां पढ़ने वाले महात्मा के शिष्य आपसे कहीं ज्यादा काबिल और बहादुर हैं। आपको कोई हक नहीं बनता किसी को भी इस तरह से नीचा दिखाने का। पहले खुद कुछ बनकर दिखाइए। राजा ने इस तरह समर को सबके सामने डांट दिया, जिसकी वजह से समर बहुत ही शर्मिंदा हो गया और वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। वो वहां किनारे में एकदम चुपचाप खड़ा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन उसे अभी भी उन लोगों पर गुस्सा आ रही थी, जिसकी वजह से उसके पिता ने उसे पर सबके सामने चिल्लाया। चंद्रिका और रानी भी चुपचाप वहां पर खड़ी थी। उन दोनों ने ही कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि दोनों ही समर का बर्ताव जानती है। वो ज्यादातर नए लोगों से या महल के बाहर और महल में काम करने वाले किसी भी लोगों से इस तरह का ही बर्ताव करता है, और खुद राजकुमार है तो अपने आप को हमेशा ही दूसरों से ऊंचा समझता है, बाकी सबको नीचा दिखाने की फिराक में लगा रहता है। राजा और रानी उसे बहुत समझाते हैं और उसे सबक सिखाने के लिए भी कुछ न कुछ करते रहते हो, और अक्सर उसे इस तरह की डांट भी सुनाई पड़ती है, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव नहीं बदलता। समर को डांटने के बाद राजा महेंद्र प्रताप खुद उन लोगों की तरफ आगे आए। वो सारे समर के ही उम्र के लड़के और लड़कियां थे। उन लोगों से माफी मांगते हुए राजा ने कहा, माफ कीजिएगा, मेरा बेटा थोड़ा नादान है, उसे अभी लोगों से बात करने की तमीज नहीं है, लेकिन हम उसे जल्द ही सब कुछ सिखा देंगे। लेकिन उसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आखिर आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की और अभी भी आप सब हमारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, फिर भी आप लोगों को ऐसा कुछ सुनना पड़ा। उनमें से वैभव ने आगे आते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नहीं नहीं महाराज, आप हमसे माफी मत मांगिए, और हम लोगों को बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है कि इस तरह तुम्हें नीचा दिखाने वाले लोगों में स्वयं कमी होती है, और अपनी कमियों को छुपाने के लिए ही वो दूसरों को बुरा महसूस कराते हैं। राजकुमार समर को उसकी ये मुस्कुराहट सीने में चुभते हुए किसी खंजर की तरह लग रही है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं बोल पा रहा, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। कहानी जारी रहेगी। इस कहानी के अलावा मेरी और कहानियां भी इस प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आप सब उन कहानियों को भी पढ़कर देख सकते हैं। उन सारी कहानियों के नाम हैं माई मिस्टीरियस हस्बैंड, माई बॉस इज माई सीक्रेट लवर, आर अरेंज्ड लव, केज्ड इन डेविल्स लव, सीक्रेट बिलियनर,